नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में बात करेंगे इस बार ऑनलाइन आयोजित किए गए 10वें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव की। बताएंगे कैसे केसर उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बना रही है हिमालय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित तकनीक। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। 10वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव संपन्न। 24 से 27 नवंबर तक आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 115 फिल्मों का प्रदर्शन। ग्राविमेट्री उपग्रह विकास कार्यशाला का आयोजन। आईआईटी कानपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कार्यशाला में इसरो सहित देश विदेश के विशेषज्ञ हुए शामिल। जल्द हमारी रसोई तक पहुंचेगा हिमाचल का केसर। CSIR IHBT द्वारा विकसित तकनीक से हिमाचल में केसर की खेती की शुरुआत। और डेयरी उद्योग में प्रशिक्षित युवाओं के लिए बेहतर अवसर। डेयरी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में पढ़ाई कर बनाया जा सकता है करियर। विज्ञान फिल्मों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव की शुरुआत की गई थी। विज्ञान प्रसार का यह प्रयास अब विज्ञान संचार का एक राष्ट्रव्यापी अभियान बन चुका है, जिसका जश्न हर साल मनाया जाता है। कोविड महामारी को देखते हुए इस बार 10वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव को ऑनलाइन आयोजित किया गया। 24 से 27 नवंबर तक चले इस कार्यक्रम में देश विदेश से आई 115 फिल्में दिखाई गईं और चुनी गई फिल्मों को पुरस्कारों से नवाजा गया। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। फिल्में संचार का सबसे सशक्त माध्यम रही हैं, जिनका समाज पर गहरा असर पड़ता है। इसी अवधारणा के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार ने विज्ञान फिल्म महोत्सव की शुरुआत की थी, जो अब भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव बन चुका है। विज्ञान फिल्मों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से NSFFI का आयोजन देश के अलग अलग राज्यों के विभिन्न शहरों में किया जाता रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण अगरतला त्रिपुरा में मनाया जाना था, लेकिन कोविड महामारी के चलते ये कार्यक्रम इस बार वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। त्रिपुरा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से आयोजित NSFFI 2020 का शुभारंभ 24 नवंबर को किया गया, जो 27 नवंबर तक चला। नेशनल साइंस फिल्म राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव विज्ञान प्रसार का प्रमुख कार्यक्रम है, जो 10 साल पहले शुरू किया गया था। ये महोत्सव का 10वां संस्करण है। शुरुआत में ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान चलचित्र मेला नाम से जाना जाता था। 4 साल पहले इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कर दिया गया। कोविड महामारी के चलते पहली बार इसका आयोजन वर्चुअल मंच से किया गया। हालांकि इसके चलते इस बार ये कार्यक्रम एक वैश्विक आयोजन बन गया। ग्लोबल इवेंट। अपने 10 वर्षों के सफर में इस विज्ञान फिल्म महोत्सव ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। 10वें संस्करण में सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, फिल्मकारों और विद्यार्थियों द्वारा निर्मित 372 फिल्में आईं, जिनमें से विभिन्न श्रेणियों में चुनी गई लगभग 115 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। ऊर्जा, पर्यावरण, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य, कृषि जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े विभिन्न विषयों पर आधारित इन फिल्मों के प्रदर्शन के अलावा विज्ञान फिल्मों के विषयों और निर्माण तकनीक पर कई मास्टर क्लासेस और पैनल चर्चाओं का भी आयोजन किया गया। इन फिल्मों में जो हमारे फिल्म मेकर्स साइंस को समझाते हैं, वो नेचर में साइंस की तलाश करते हैं, वो झरने में, नदी में, नाले में साइंस की तलाश करते हैं, वो पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए या क्लाइमेट चेंज की दुश्वारियों से कैसे निपटा जाए, उस पर कुछ साइंटिफिक मैसेज देने का प्रयास करते हैं, ताकि आम व्यक्ति की सोच में बदलाव आए। और जब हमारी सोच बदलेगी तो हमारा दृष्टिकोण और हमारा बर्ताव या हमारा बिहेवियर भी बदलेगा, और हमारे जो निर्णय लेने की क्षमता है, हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, वो हमारी वैज्ञानिक सोच पर आधारित होगी। तो ये एक छोटा सा उद्देश्य है इस फेस्टिवल का।
NSFFI 2020 की 10 सदस्यीय जूरी में जाने माने फिल्म मेकर गिरीश कासारवल्ली, अभिजीत दासगुप्ता, मीडिया शिक्षाविद शंभुनाथ सिंह और दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक अनिल कुमार श्रीवास्तव जैसे विशेषज्ञ शामिल थे। इस बार महोत्सव की प्रमुख श्रेणियों में चलती का नाम ऊष्मा, द क्लाइमेट चैलेंज और क्रॉकिंग फ्रॉग्स गोल्डन बीवर अवार्ड जीतने में कामयाब रहीं। इनके अलावा अन्य श्रेणियों के अंतर्गत भी कई तकनीकी और गैर तकनीकी पुरस्कार दिए गए। ये साइंस फिल्म का एक महोत्सव है जिसके अंदर हमें बहुत सारी प्रविष्टियाँ मिली, जिसमें हमें बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने अपनी अपनी प्रविष्टियाँ भेजी और उन सब का चयन हुआ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम साइंस फिल्म मेकर्स को एक बढ़ावा देते हैं कि वो आगे आएँ और साइंस जैसे रूखे सूखे समझे जाने वाले सब्जेक्ट को रोचक और बहुत आसानी से समझने योग्य बना सकें, ताकि आम आदमी इससे जुड़ सके और उनके अंदर एक वैज्ञानिक चेतना जागृत हो सके। तो इसे ही तो कहते हैं वैज्ञानिकों की समाज के प्रति जिम्मेदारी, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का ये प्रयास साल दर साल प्रगति कर रहा है। महोत्सव द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार जहां देश विदेश के फिल्म निर्माताओं को विज्ञान फिल्मों की ओर आकर्षित कर रहे हैं, वहीं कॉलेज से स्कूल स्तर तक के विद्यार्थी फिल्म निर्माण और विज्ञान संचार सीख रहे हैं और यही विज्ञान प्रसार के इस प्रयास का उद्देश्य भी है। धरती के वातावरण और प्राकृतिक भंडारों पर नजर रखने और उनमें आ रहे परिवर्तनों को जानने के लिए ग्रेविमेट्री यानी गुरुत्वाकर्षण को मापने की तकनीक महत्वपूर्ण बन चुकी है। इस काम के लिए विशेष उपग्रह भी तैयार किए गए हैं। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में ग्रेविमेट्री उपग्रह का वर्तमान और भविष्य नाम से एक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, ताकि भारत भी ग्रेविमेट्री अनुप्रयोगों के लिए बेहतर सैटेलाइट विकसित कर सके। एक रिपोर्ट। धरती के वातावरण से लेकर भूगर्भ तक मौजूद प्राकृतिक भंडारों और उनमें आ रहे परिवर्तनों की जानकारी हमारे जनजीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण काफी सहायक साबित हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर वस्तु या पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण होता है, लेकिन उनके द्रव्यमान में परिवर्तन या समय के साथ गुरुत्वाकर्षण बदलता रहता है। इसी नियम के चलते गुरुत्वाकर्षण को मापकर धरती की भौगोलिक स्थिति और उसके भूगर्भीय भंडारों पर नजर रखी जा सकती है। साल 2002 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जर्मनी के साथ मिलकर ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट ग्रेस उपग्रह मिशन शुरू किया, जिसका नवीन संस्करण 2018 में लॉन्च किया गया था। इस उपग्रह ने वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन, धरती के कुल जल भंडारण, महासागरों से पिघलने वाली बर्फ के द्रव्यमान की मात्रा और समुद्र स्तर में वृद्धि जैसे परिवर्तनों को मापने में सक्षम किया है। ग्रेविटी एक्चुअली मेजर किया जाता है जियो साइंसेस रिसर्च में टू अंडरस्टैंड कि भूमि के नीचे क्या है और कैसे चेंज होता है। स्पेशली जब हमें कुछ मिनरल एक्सप्लोरेशन करना हो तो हम ग्रेविटी को मेजर करते हैं। पर ग्रेविटी टाइम के साथ, वक्त के साथ चेंज भी होता है, तो इसलिए इसको टाइम के साथ मेजर करना भी ज़रूरी है। पर अगर हम लोकेशन वाइज मेजर करेंगे तो हमारे पास इतने सारे मेजरमेंट्स नहीं होंगे, तो हम सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं और इसको मेजर करते हैं। उपग्रह ग्रेविमेट्री की जरूरत को देखते हुए भारत में उपग्रह ग्रेविमेट्री अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर में सैटेलाइट ग्रेविमेट्री का वर्तमान और भविष्य शीर्षक से एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें इसरो, IITs और NITs के इस क्षेत्र में अग्रणी शोधकर्ताओं सहित जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और ईरान के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और भविष्य के भारतीय उपग्रह ग्रेविमेट्री मिशन के विकास के लिए आपसी तालमेल और सहयोग पर विचार विमर्श किया गया।
हमारे देश का जो भी है समस्या है, ये वाटर का, ये हिमालय का, और भी समस्याएं, अर्थक्वेक्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, और भी समस्याएं। तो इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए, समझने के लिए एक सैटेलाइट ग्रेविमेट्री मिशन एसेंशियल है। तो इसलिए हमने एक वर्कशॉप अरेंज किया था, जहां हमने पूरे विदेश से जो भी रिसर्चर्स हैं वो इन सैटेलाइट ग्रेविमेट्री में काम कर रहे हैं उनको बुलाया था, और इंडियन रिसर्चर्स जो सैटेलाइट के ऊपर काम कर रहे हैं उनको भी बुलाया था, और उन दोनों को मिलाया था कि ये देखिए, ये यहाँ ऐसा हो रहा है, सैटेलाइट ग्रेविमेट्री ऐसा चीज़ है और हम ऐसा सैटेलाइट बनाते हैं। चूंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पहले ही कई पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च कर चुका है और उसके पास अंतरिक्ष मिशनों का लंबा अनुभव है, ऐसे में इसरो बहुत जल्द मौजूदा चुनौतियों के लिए उपग्रह ग्रेविमेट्री के डिजाइन, विकास और अनुप्रयोगों में विशेषज्ञता हासिल कर अन्य देशों की भी अगुवाई कर सकता है। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ज्ञान विज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब बहुत जल्द हिमाचल का केसर हमारे पकवानों की रंगत बढ़ाएगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान ने अब हिमाचल में केसर खेती की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि भारत में फिलहाल केसर सिर्फ जम्मू और कश्मीर के कुछ इलाकों में होता है, इसलिए बड़ी मात्रा में केसर आयात करना पड़ता है। IHBT के वैज्ञानिक लंबे समय से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु में केसर उगाने पर शोध कर रहे थे, जिसमें अब उन्हें कामयाबी मिल गई है। एक रिपोर्ट। दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक केसर, जिसके मूल्य को देखते हुए इसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है। अपनी सुगंध और औषधीय गुणों के लिए मशहूर इस मसाले का इस्तेमाल पकवानों को खास बना देता है। औषधीय उपयोग के साथ साथ केसर धार्मिक संस्कारों में भी खास महत्व रखता है। सिर्फ भारत में ही हर साल लगभग 100 टन केसर की खपत होती है, जबकि देश में सिर्फ जम्मू के किश्तवाड़ और कश्मीर के पामपोर में होने वाली केसर की खेती से साल में कुल 9 से 10 टन केसर का उत्पादन होता है। बाकी केसर ईरान जैसे देशों से आयात करना पड़ता है। पालमपुर स्थित CSIR के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान IHBT द्वारा विकसित पद्धति से अब हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में केसर की खेती शुरू की गई है। वैज्ञानिकों ने कश्मीर से बाहर केसर उगाने के लिए देश के कई पहाड़ी क्षेत्रों में शोध किया, जिसमें हिमाचल के मंडी जैसे क्षेत्र केसर की खेती के लिए उपयुक्त साबित हुए। हमने इकोलॉजिकल निश मॉडलिंग करी, और जब मॉडलिंग करी तो हमें पता चला कि हिमाचल में कई ऐसी जगह हैं जहाँ खेती की जा सकती है, उत्तराखंड में कई जगह है जहाँ खेती की जा सकती है, इवन तमिलनाडु में ऊटी जैसी जगह है जहाँ खेती की जा सकती है। तो हमने देखा इसमें जो एक दिक्कत ये आती थी कि कॉर्म प्रोडक्शन, कि इसकी कॉर्म की कैसे उत्पादकता बढ़ाई जाए, जिससे कि हमें सिर्फ बाहर से ना मंगाना पड़े इसका कॉर्म और कश्मीर के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। हमने कहा क्या हम कॉर्म में आत्मनिर्भर हो सकते हैं? तो IHBT ने कॉर्म के ऊपर कैसे कॉर्म का साइज़ बढ़ाया जाए और कैसे कॉर्म की पैदावार की जाए उसके ऊपर भी कार्य किया, और हमें इसमें बड़ी अच्छी सफलता मिली। जाफरान या केसर एक क्षुद्र वनस्पति क्रोकस सैटाइवस है, जो ऊंचाई वाले शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है। इसके फूल से मिलने वाले पुष्प दंड का इस्तेमाल मसाले के तौर पर किया जाता है। केसर की खेती के लिए बीज के तौर पर बल्ब या कॉर्म यानी प्याज जैसे कंद को रोपा जाता है। फसल की गुणवत्ता इसी कॉर्म या कंद पर निर्भर करती है। IHBT के वैज्ञानिकों ने टिश्यू कल्चर द्वारा केसर के बेहतर कॉर्म तैयार करने की तकनीक विकसित की, जो हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी उगाई जा सके। इन विकसित कॉर्म द्वारा प्रदर्शन खंडों में केसर को उगाया गया। केसर कितना बेहतर है, ये उससे प्राप्त पुष्प दंड की लंबाई और वजन से तय होता है। IHBT द्वारा विकसित केसर में ये दोनों विशेषताएं कश्मीरी केसर जैसी ही पाई गई हैं।
हमने टिश्यू कल्चर के थ्रू इसके कॉर्म तैयार करने की विधि तैयार की है और उन टिश्यू कल्चर से जो तैयार होते हैं कॉर्म उनको हम फील्ड में ले जा करके किसानों के खेत में लगा रहे हैं और इसकी किसानों को कैसे खेती की जाए उसकी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत हम इसकी खेती को हिमाचल के मंडी, किन्नौर, शिमला और कुल्लू जिलों में इसकी खेती किसानों के खेतों में हम कर रहे हैं। आईएचबीटी ने हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग के साथ समझौता कर पहले किसानों को प्रशिक्षण दिया और अब मंडी की जंझेली घाटी सहित कई क्षेत्रों में केसर की खेती शुरू की गई है। प्रायोगिक तौर पर अभी कुछ हेक्टेयर में केसर की खेती की जा रही है, जिसे अगले 5 साल में लगभग 3000 हेक्टेयर करने का प्रयास है। इस वर्ष हमने दोनों संस्थानों ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके तहत जो इसका टेक्निकल एक्सपर्टिज्म है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, वो हमारी CSRI संस्थान जो दे रहा है और जो हमारा किसानों को मैनेजरल और फाइनेंशियल हेल्प जो कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है। प्रयोगशाला से किसानों के खेत तक पहुंचने की आईएचबीटी की परंपरा से विज्ञान का सीधा फायदा आम जन और किसानों को पहुंच रहा है। यही नहीं, भारतीय वैज्ञानिकों की इस सफलता से न सिर्फ भारत केसर उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि बहुत जल्द केसर उत्पादन वाले प्रमुख देशों की श्रेणी में भी आ सकता है। भारत दुनिया के प्रमुख दुग्ध उत्पादक देशों की श्रेणी में आता है। यही वजह है कि डेयरी उद्योग के उभरते क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। देश के विभिन्न शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थान डेयरी तकनीक और प्रबंधन के क्षेत्र में कई पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं, जिनके द्वारा डेयरी उद्योग में भविष्य बनाया जा सकता है। ज्ञान विज्ञान के करियर इन साइंस सेगमेंट में आज हम इन्हीं पाठ्यक्रमों और संबंधित संस्थानों की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे कृषि प्रधान देश में हमेशा से पशुपालन महत्वपूर्ण रहा है। यही परंपरा अब एक बड़ी और संगठित डेयरी उद्योग बन चुकी है। पूरे विश्व में बढ़ते इस बाजार को देखते हुए नस्ल विकास, पशुपालन और दुग्ध प्रसंस्करण के क्षेत्र में लगातार नवीन तकनीक का विकास हो रहा है, जिससे इस क्षेत्र में प्रशिक्षित लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। भारत के कई संस्थान पशुपालन और डेयरी प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र में स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं, जैसे बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से विज्ञान विषयों के साथ 12वीं कक्षा पास विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम में डेयरी जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य और औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी, डेयरी उपकरण डिजाइन, दुग्ध उत्पादन प्रबंधन, डेयरी उत्पादों की पैकेजिंग जैसे कई विषयों के तहत स्नातक डिग्री हासिल कर सकते हैं। डेयरी केमिस्ट्री में एमटेक ये 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है, जिसके लिए उम्मीदवार का डेयरी विज्ञान विषयों के साथ स्नातक होना जरूरी है। डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में एमटेक ये भी 2 वर्षीय परास्नातक कोर्स है, जिसमें दुग्ध उत्पादन और पशु कल्याण से संबंधित विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए उम्मीदवार का डेयरी विज्ञान विषयों में स्नातक होना अनिवार्य है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के अलावा डेयरी उद्योग से संबंधित एमएससी कोर्स भी किए जा सकते हैं, जैसे डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी, डेयरी विज्ञान में एमएससी, डेयरी प्रौद्योगिकी में एमएससी, डेयरी इंजीनियरिंग में एमएससी। ये सभी पाठ्यक्रम उनकी उपलब्धता के अनुसार राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, आनंद कृषि विश्वविद्यालय आनंद, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, दुग्ध तंत्र ज्ञान महाविद्यालय वरुड़, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुधियाना, कर्नाटक पशु चिकित्सा पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय बीदर, केरल पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय तिरुवनंतपुरम, श्री वेंकटेश्वर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय तिरुपति, गंगा कावेरी विज्ञान एवं प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु, महाराणा प्रताप कृषि एवं विज्ञान विश्वविद्यालय उदयपुर,
संजय गांधी डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, श्री फैयाज हुसैन पीजी कॉलेज ऑफ साइंस एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एटा, सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान इलाहाबाद प्रयाग, वेस्ट बंगाल पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय कोलकाता। डेयरी फार्मिंग कोर्स पूरी तरह से दुग्ध उत्पादन और पशु प्रबंधन से संबंधित हैं। दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण पर काम करने के लिए प्रसंस्करण संयंत्रों और डेयरी के रखरखाव के लिए मुख्य रूप से इंजीनियरों की आवश्यकता होती है, जिनके लिए भारतीय और वैश्विक कंपनियों में भी अवसर मौजूद हैं। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और आखिर में देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस के शोध दल ने सौर मंडल के अलावा रहने योग्य क्षेत्रों पर अध्ययन के तहत एम डॉर्फ यानी बौने तारों के मूलभूत मापदंडों को खोजने के लिए नए विश्वसनीय प्रयोग सिद्ध संबंध स्थापित किए हैं। एम डॉर्फ सभी तारों में सबसे छोटे तारे हैं, जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 8% से लेकर लगभग 50% तक है। हमारी आकाशगंगा में 70% से अधिक तारे एम डॉर्फ हैं। एम डॉर्फ तारों में तारकीय मापदंडों का निर्धारण एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है, क्योंकि ये तारे सूर्य जैसे तारों की तुलना में छोटे, अपेक्षाकृत ठंडे और धुंधले होते हैं। शोधकर्ताओं ने हानले स्थित 2M हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के उपकरणों की सहायता से कुल 53 एम डॉर्फ तारों का अध्ययन किया और इनके तारकीय मापदंडों के निर्धारण के लिए नए प्रयोग सिद्ध संबंध स्थापित किए, जिनसे इन तारों को आवाज संभावित रूप में पहचाना जा सके। साल 2020 की स्वर्ण जयंती फेलोशिप के लिए चुने गए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिक संदीप ईश्वरप्पा ने थैलीसीमिया, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और हीमोफीलिया बीमारियों का नया आनुवंशिक इलाज करने की संभावना व्यक्त की है। खासकर मांसपेशियों की गंभीर कमजोरी का रोग ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है जो सामान्य रूप से कम आयु में प्रारंभ होती है और बहुत तेजी से गंभीर रूप ले लेती है। डॉक्टर ईश्वरप्पा अपनी टीम के साथ आनुवंशिक नियंत्रण के माध्यम से इस बीमारी के इलाज की रणनीति तैयार कर रहे हैं। अगर ये प्रयास सफल होता है तो ये परियोजना गंभीर आनुवंशिक बीमारियों के इलाज के लिए नई चिकित्सा प्रणाली विकसित करेगी। हाल ही में ये शोध बायोकेमिस्ट्री पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। भारत बहुत जल्द गहरे समुद्र में खनिजों की तलाश के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करेगा। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम राजीवन ने इसकी जानकारी साझा की। इस अभियान के तहत पानी के नीचे खनिज, ऊर्जा और समुद्री विविधता की तलाश की जाएगी, जिसके लिए जरूरी विभागों से मंजूरी लेने का काम चल रहा है। इस अभियान के लिए इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन प्रमुख तकनीक का निर्माण करेंगे। लगभग 4000 करोड़ की इस परियोजना से विशाल आर्थिक क्षेत्र के प्रयास को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल ऐसे समुद्री मिशन चीन, कोरिया और जर्मनी जैसे देश ही करते हैं। भारत ने साल 2016 में इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी के साथ 15 साल का करार किया था। झींगुरों की आवाज को अब उनकी प्रजातियों की विविधता पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मॉर्फोलॉजी आधारित पारंपरिक वर्गीकरण से झींगुर जैसे कीटों की प्रजाति विविधता का अध्ययन काफी चुनौतीपूर्ण है। इसके समाधान के तौर पर पंजाब विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग की डीएसटी इंस्पायर संकाय फेलो डॉक्टर रंजना जैसवारा क्षेत्र में मिलने वाले झींगुरों की ध्वनि संकेत लाइब्रेरी स्थापित करने का काम कर रही हैं। इस डिजिटल लाइब्रेरी का इस्तेमाल मोबाइल फोन एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा सकेगा।
लाइब्रेरी उपकरणों में प्रजाति की विविधता का अध्ययन करने के लिए ध्वनि संकेत, डीएनए अनुक्रम और फोनोटैक्टिक व्यवहार डेटा शामिल है। ये शोध कार्य जर्नल ऑफ जूलॉजिकल सिस्टमैटिक्स एंड एवोल्यूशनरी रिसर्च में प्रकाशित किया गया है। ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में इतना ही। कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक और सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।